बारहवीं भौतिकी में हम लोग धारा विद्युत के अंतर्गत पिछले क्लास में अपन देखे थे कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड के अनुसार कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात करना और प्रतिरोधकता ताप गुणांक के बारे में चर्चा किए थे। तो मैं आप लोगों को पहले से बोल के रखा हूँ कि जितने भी न्यूमेरिकल हैं, खासकर मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बुक में, उसमें न्यूमेरिकल दिए हैं वो आप लोग बना के रखेंगे। तो पृष्ठ क्रमांक 213 में प्रतिरोध ताप गुणांक जो पढ़े हैं ग्राफ भी बना के, तो फार्मूला है बेटा प्रतिरोध ताप गुणांक के लिए R01 प्लस अल्फा टी कर R0 0°C पर किसी चालक तार का प्रतिरोध, ये R है T°C पर प्रतिरोध, अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक है। तो एक सवाल दिया है किस ताप पर एक चालक पदार्थ का प्रतिरोध 0°C ताप का प्रतिरोध का दुगुना होगा। किस ताप पर एक चालक का प्रतिरोध 0°C ताप के प्रतिरोध का दुगुना होगा। तो 0°C ताप पर प्रतिरोध x मानूंगा तो इसको मैं 2x मानूंगा क्योंकि 2x पर दुगुना बोल रहा है। और अल्फा का मान छापा है बेटा ये 1/273 प्रति अंश। तो अब मैं सूत्र लगाऊंगा, इस सूत्र में मान रखूंगा अल्फा का मान दिया है 1/273 प्रति अंश और 0°C ताप पर प्रतिरोध के प्रतिरोध का जो ताप ज्ञात करना है उस पर प्रतिरोध दुगुना है। तो ये मैं मान रखूंगा, इसकी जगह 2x रखूंगा, x रखूंगा 1 प्लस अल्फा का मान 1/273 है और t साफ दिख रहा है बेटा, दोनों तरफ का x कट जाएगा, 2 बराबर आ गया 1 t/273, 1 धन t/273 x कट गया। तो t/273 बराबर हुआ बेटा 2 ऋण 1 को इधर लाऊंगा तो t ऋण 273 बराबर हुआ बेटा 1, तो t बराबर हो गया 273°C। इसका मतलब ये हुआ 273°C ताप पर उस चालक का प्रतिरोध अपने 0°C ताप पर प्रतिरोध का दुगुना हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों के न्यूमेरिकल है। हो सकता है अल्फा का मान बदल दे, इसको दुगुना की जगह तिगुना बोल दे, इस टाइप से चेंज कर करके आपके क्वेश्चन 4 गुना कर दे, क्वेश्चन दे सकता है। तो इस फार्मूला से आसानी से आप लोग सवाल को बना सकते हैं। इधर लिखा वो t बराबर 273°C है बेटा, पक्षांतर। ठीक है, तो इस टाइप से एक और सवाल होगा तो मैं देख देता हूं आप लोगों का, पीछे जरूर होंगे कोई ना कोई सवाल। एक मिनट वेट करें, क्या कोई सवाल है, मैं चेक कर रहा हूं। न्यूमेरिकल्स इस टाइप से दो मिनट वेट करें बेटा, मुझे देखने दीजिए न्यूमेरिकल्स और क्या कोई है। हाँ देखिए, एक कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं इसी टाइप से। एक प्रश्न दिया है, किसी चालक का प्रतिरोध 300 केल्विन पर 2 ओम है। 300 केल्विन बोला है बेटा, तो सबसे पहले 300 केल्विन को हम अंश में बदल देते हैं। ठीक है, तो T बराबर है 300 केल्विन, इसको अंश में बदलूंगा 273 घटाऊंगा तो ये आएगा 27°C। तो किसी चालक का ताप आपका 27°C दे दिया है, तो निम्न की गणना करना है। तो इस पर R बराबर 2 ओम भी दिया है बेटा, ठीक है, और प्रश्न में अल्फा का मान भी है 0.00125°C, ये अल्फा का मान भी है, इतना आंकड़ा दिया है। तो ज्ञात करना है चालक का प्रतिरोध 4 ओम किस ताप पर होगा, चालक का प्रतिरोध 6 ओम किस ताप पे होगा। पेज नंबर 243 पे उदाहरण 15 में बता
टाइप से सवाल है आपके। तो बेटा इसमें 0 अंश सेल्सियस पर ताप प्रतिरोध गायब है R0, सीधी बात है। तो सबसे पहले मैं R0 निकालूंगा। तो R तो दे दिया 2 ओम, R0 नहीं पता 1 प्लस अल्फा का मान 7 दिख रहा है 1 2 5 और T का मान है आपका 27। तो 2 बराबर R0 1 धन गुणा करो बेटा 1 2 5 और 27 को 125 गुणा 27 को गुणा करूंगा 7 5 6 35 का 5 हासिल है 3 7 दूनी 14 3 17 का 7 हासिल है 1 7 1 कम 7 और 1 8 2 से गुणा करूंगा तो 250 आएगा। तो ये आया 5 7 8 5 13 का 3 हासिल है 1 2 3 4 5 अंक बाद दशमलव 1 2 3 4 5 अंक बाद दशमलव। तो ये आ गया 0.034 7 को हटा के 4 लिख दिया। ठीक है, अब जोड़ूंगा बेटा 2 बराबर आ गया R0 1 धन 0.034 जोड़ेंगे बेटा 1.034 आएगा आपका, जोड़ोगे तो R0 बराबर आ जाएगा 2 को भाग दोगे 1.034 से। मुश्किल नहीं है, आराम से आप लोग भाग दे सकते हो, रफ नहीं होता। ठीक है, तो ये R0 का मान आ गया है, या इसने R0 निकालने के लिए 27 अल्फा लेके उसने क्लियर कर लिया है। रखना तो पड़ेगा बेटा मान को, कोई दिक्कत नहीं है आपका, ये बहुत लंबा बनाया है। तो ये R0 का मान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। भाग दोगे तो आ जाएगा बेटा, चलिए नहीं देता इतना ऑन कर देता हूं। ठीक है, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। उदाहरण 15 को मैं बता रहा हूं। ठीक है, यहां पे गुणा किया हूं। अब बेटा पहला पॉइंट बनाना है, ताप निकालना है, किस ताप पर आपका 4 ओम प्रतिरोध है। फिर सूत्र लगाओ, R बराबर R0 1 प्लस अल्फा T। ठीक है, तो R का मान है 4 ओम बोल रहा है, R0 आया 2 बटा 1.034 प्लस 1 प्लस अल्फा आया बेटा आपका 0.0012 और T नहीं पता। ठीक है, कैलकुलेशन हो सकता है लेकिन सवाल कठिन नहीं है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे, गुणा करेंगे तो ये 2 काट देगा बेटा, 2 गुणा 1.034 आएगा, बराबर बचा 1.0000125 T। ठीक है, धन है बेटा बीच में, ये हो गया, ये गुणा हो गया। 2 से गुणा करोगे तो 8 6 0 2 -1 ले आता हूं बेटा इस तरफ 0.00125 T घटाएंगे तो 1.068 आएगा, बराबर 0.00125 T। बेटा बटन कर दो 068 बटा 0.00125 ये T बराबर होगा। हड़बड़ाइए नहीं, आराम से दशमलव हटाइए। 1068 1 2 3 1 2 3 अंक हट गए बेटा। अब दशमलव बाद 2 अंक है तो ऊपर 2 जीरो और कर देता हूं, बटा 125 होगा। तो सवाल आपको समझने बस है। तो 1068 2 जीरो आएगा यहाँ और नीचे आएगा 125। देखो 1 2 3 1 2 3 अंक दोनों काट गया दशमलव, अब नीचे 2 अंक और है, 2 जीरो और लग जाएगा। T 5 से कट रहा है, देखो 5 दूनी 10 5 अंक 25, 5 दूनी 10 5 एकम 5 5 तिया 15 5 छक्का 30 0, फिर 5 से 5 चौक 20 तेरा 5 दूनी 10 3 बचा बेटा 5 अंक 25 सॉरी 5 सत्ते 35 सॉरी बेटा, फिर मैं करता 5 चौक 20 1 बचा 5 दूनी 10 3 बचा 5 सत्ते 35 5 दूनी 10, फिर 5 से 5 अट्ठे 40 2 बचा 5 अंक 25 2 बचा 5 चौक 20 फिर 2 बचा 5 चौक 20। तो ये T बराबर आ गया 854.4 अंश सेल्सियस। तो इस प्रकार से आप लोगों को सवाल हल करने हैं। इसने 854 बस निकाला है, 0.4 बस आपकी आया हुआ है। ठीक है,
तो मैंने एक फार्मूला दे दिया प्रतिरोध ताप गुणांक के लिए, उसके आधार पे आप सवाल बना सकते हैं। अब इसके बाद अपन देखेंगे बेटा, इसमें चर्चा किया है शक्ति की, शक्ति की चर्चा किया है। तो जब किसी परिपथ में बेटा विद्युत धारा लगाते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए यानी कि आवेश को चलाने के लिए हमको कार्य करना पड़ता है। ठीक है ना, क्लियर है। और ये कार्य है कभी कभी ऊष्मा के रूप में प्रकट हो जाती है, जिसको हम शक्ति कहते हैं, क्योंकि ऊर्जा आपका नष्ट नहीं होता। तो शक्ति की डिफिनेशन है P = W/T। किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में किए गए कार्य को विद्युत शक्ति कहते हैं, या किसी विद्युत परिपथ में विद्युत क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो डिफिनेशन प्रश्न आप लोग बनाएंगे, विद्युत शक्ति क्या है, इसका मात्रक लिखिए। तो मैंने शक्ति बोल दिया, किसी विद्युत परिपथ में इकाई समय में या किसी विद्युत परिपथ द्वारा इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं, या विद्युत क्षय की दर को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति P बराबर होगा W/T। शक्ति का मात्रक होता है वाट, इसको आप लोग जूल प्रति सेकंड भी बोल सकते हो, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है, तो जूल प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं। तो ये डिफिनेशन हो गया आप लोगों का, शक्ति क्या है लिख लेंगे। अब प्रश्न बनाएंगे बेटा, 1 वाट शक्ति को परिभाषित करिए। 1 वाट शक्ति को आप लोगों को परिभाषित करना है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं शक्ति का P बराबर W/T। तो 1 वाट करना है बेटा, इसको 1 जूल कहेंगे और इसको 1 सेकंड कहेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1 वाट। सिंपल सी बात है। यदि किसी विद्युत परिपथ द्वारा या किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उसके विद्युत ऊर्जा क्षय की दर क्या कहलाती है, 1 वाट कहलाती है। ठीक है, आपका प्रति सेकेंड यदि 1 जूल कार्य किया जाता है विद्युत परिपथ में, तो उसकी शक्ति क्या कहलाती है, 1 वाट कहलाती है। ठीक है, अब आप लोगों का और एक तरीका है बेटा 1 वाट को परिभाषित करने का। आप लोग देखिए, P बराबर आप लोगों ने फार्मूला लाए हैं W/T। P बराबर क्या लिए हैं, W/T। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि V = होता है W/Q0। विभव की परिभाषा पढ़े हैं, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। तो बेटा साफ दिख रहा है, W बराबर होगा Q0 × V। यदि मैं रख दूं तो P बराबर बनता है बेटा आप लोगों का QV/T। यदि Q0 को Q संकेत पर दूं, Q0 परीक्षण आवेश बोल दिया था, यदि Q बस संकेत दे दूं, आवेश को Q मानो। अब आप सभी जानते हैं बेटा आवेश बटा समय यानी कि धारा होता है, यानी कि शक्ति P = नया फार्मूला आ गया, P = VI। इससे भी अपन 1 वाट की परिभाषा दे सकते हैं। आप लिख सकते हैं ये सूत्र भी आंसर देने के लिए, P बराबर VI भी होता है। तो यदि किस 1 वोल्ट का विभवांतर लगाएं और 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, यानी कि किसी विद्युत परिपथ में 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उस विद्युत परिपथ में जो ऊर्जा क्षय होती है वो 1 वाट कहलाती है। बहुत आराम से लिख सकते हो, रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है आप लोगों का। अब शक्ति का कई फार्मूला हो सकता है बेटा, लिख लो, 2 फार्मूला मैं बता दिया। अब P = मैं बता सकता हूं I²R भी हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं V = I। तो P का ये भी फार्मूला हो सकता है, सवाल बनाने के लिए क्लियर है। P = ये भी कर सकते हैं बेटा V²/R, क्योंकि V = IR होता है
तो आई का मान v बटा आर रख सकता हूँ, वी स्क्वायर बटा आर भी हो सकता है। तो ये अलग अलग फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल में काम हो गए आएंगे। तो विद्युत शक्ति आप लोगों को बता दिए गए हैं, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा क्षय होने की दर को या शक्ति कहते हैं, या कार्य करने की दर आपकी शक्ति है। अब हम इसमें बात करेंगे न्यूमेरिकल की, फिर नीचे न्यूमेरिकल दिया हुआ है 200 वोल्ट विभवांतर पर शक्ति का मान 100 वाट है, प्रवाहित धारा ज्ञात करो। तो क्या बात हुई बेटा, P = VI, शक्ति का मान 100 वाट दिया है और 200 वोल्ट का विभवांतर लगाना है, तो प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो बोल रहा है। देखो कितना आसान है बेटा, 0.5 एम्पियर आएगा और क्या, सीधा भाग दे दिए, 0.5 एम्पियर धारा आ गई है। तो जरूर आप लोग न्यूमेरिकल को देखा करें बुक्स के नीचे में, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, उनको चेंज करके आपको न्यूमेरिकल दिए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे आपके घर में जो विद्युत खपत होती है, जो विद्युत ऊर्जा व्यय होता है, इसको यूनिट बोला जाता है। आपके घर में बिजली बिल आते हैं तो खपत को देखते हैं यूनिट में, यूनिट के अनुसार आपका बिजली बिल बनता है। यूनिट को बोलते हैं बेटा 1 किलोवाट घंटा बोलते हैं, एक यूनिट को किलोवाट घंटा, KWH, किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा। तो नाम पे ही जाइए, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटे में 1 किलोवाट शक्ति व्यय होती है, किलो मतलब 1000 वाट शक्ति व्यय होती है, तो विद्युत की खपत कहलाती है कितना, 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। अब इसको प्रैक्टिकल कैसे करोगे आप लोग, 1000 वाट की सब घर के अपने सब लाइट बंद कर दो और 1000 वाट का बल्ब 1 घंटे तक जला दो, या कोई उपकरण जिसमें 1 किलोवाट या 1000 वाट लिखा हो जिसकी शक्ति 1 घंटे तक जला दो, तो जितनी बिजली खपत होगी वो 1 यूनिट कहलाएगी। अब आप बोलोगे सर हमारे पास 1000 वाट का नहीं है, कैसे मेजर करेंगे, 500 वाट का 2 बल्ब जला दो, या 500 वाट के बल्ब को 2 घंटे तक जलाइए, जो खपत होगी 1 यूनिट होगी। 200 वाट का बल्ब है तो उसको 5 घंटे तक जलाइए, या 200 वाट के 5 बल्बों को 1 घंटे तक जलाइए, तो जो खपत आएगी वो 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा आएगी। तो आपका प्रश्न होगा 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा से आप क्या समझते हैं, इसको जूल में परिवर्तित कीजिए। तो मैंने परिभाषा बता दी है आप लोगों को क्लियर तौर पे, विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में 1000 वाट क्या होती है के रूप में व्यय होती है। अब मैं चेंज कर रहा हूं, आप परिभाषा बुक से लिखेंगे, 1 किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा या यूनिट को मैं जूल में बदल रहा हूं बेटा। 1 किलो मतलब होता है 1000 वाट और घंटा का मतलब होता है 3600 सेकेंड, आप सभी जानते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 3600 सेकेंड हो गया। दोनों को यदि ठीक से लिखूंगा वैज्ञानिक संकेतन में, ये 3.6 × 10 की घात 6, 1 2 3 4 5 6 बेटा, एक अंक बाद संकेतन किया 5 जीरो, ठीक है। ये आ गया वाट सेकंड, और वाट सेकंड को जूल भी कहा जाता है। क्यों वाट सेकंड को जूल कहते हैं, देख लो बेटा, P = W/T, तो W बराबर हो गया P × T, P का वाट, T का सेकेंड, तो और कार्य का मात्रक जूल, तो वाट सेकेंड को जूल भी कह सकते हैं। कोष्टक में लिख सकते हो, चूंकि 1 जूल बराबर होता है, थोड़ा साइड लिख देता हूं, चूंकि 1 जूल बराबर होता है 1 वाट सेकंड। तो इस प्रकार से 1 यूनिट का मान होता है 3.6 ×
10 की घात 6 जूल। तो यूनिट क्या है, डिफिनेशन करेंगे और एक यूनिट को आप लोग जूल में चेंज करने का कैलकुलेशन भी नोट करेंगे। ठीक है, अब हम आप लोगों को इसमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है नीचे में, वो मैं हल कर देता हूँ। एक विद्युत बल्ब पर 60 वाट 230 वोल्ट लिखा है। नीचे न्यूमेरिकल है बेटा, उदाहरण है, इस बुक में पेज नंबर 218 पे। एक विद्युत बल्ब पे 60 वाट 230 वोल्ट लिखा है। बल्ब लाओगे देखना लिखा रहता है, इसका मतलब इसको चालू करने के लिए कम से कम 230 वोल्ट चाहिए। 5-10 वोल्ट का ऊपर नीचे चल जाता है, लेकिन फर्क पड़ता है उसकी रोशनी में। 230 वोल्ट पे ये 60 वाट का खपत करेगा। ये 230 वोल्ट भी भागता लगाओगे तो ठीक है। आगे बोला है, अंकित है इतना, इस बल्ब को प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 30 दिन में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो एक दिन में 8 घंटा जला रहे हैं तो प्रतिदिन कितनी ऊर्जा व्यय होगी, ये आप लोगों को निकालने हैं। ठीक है, तो हम यूनिटों की घंटा निकालेंगे, यूनिटों की संख्या निकालेंगे बेटा। पहले 60 में वाट गुणा घंटा बटा 1000। अब 1000 से क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि किलोवाट घंटा आपका यूनिट रहता है, ये आपका यूनिट रहेगा। तो यूनिटों की संख्या एक दिन का निकाल रहा हूं बेटा। वाट कितना है 7, कितना घंटा आता है बेटा एक दिन में 8 बटा 1000। प्रश्न बोला है 1 घंटे में। ठीक है, तो इसको एक दिन में कर देता हूं, एक दिन में यूनिटों की संख्या। ठीक है, तो ये 0 0 कट गया, तो ये आ गया 59 बटा 100, तो 0.68 आया यूनिट। तो इसलिए 30 दिनों में यूनिटों की संख्या, 30 दिनों में यूनिटों की संख्या, इसको 30 से गुणा कर दो बेटा। 6 8 गुना 30, तो ये हो गया 0। 8 तिया 24 का 4 हासिल है 2, 6 तिया 18 और 2 20, 2 अंक बाद दशमलव, तो ये आ गया बेटा 20.4 यूनिट खपत हुआ उसका। अब बिजली बिल वो तैयार कर देगा। इसमें कहीं पे गलत हुआ क्या बेटा, 69 कर दिया, 8 6 का 48, सॉरी बेटा, 8 6 का 48, ये 48 में 69 लिख डाला था बेटा ये। तो 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12 तो 14, 14.4 यूनिट आया बेटा, मैंने मिस्टेक की है। अब सरकार तय करेगी, हो सकता है बेटा बिजली बिल भी पूछ दे आपके सवाल में। तो मान लीजिए कि 1 यूनिट का खर्च आपका 1.5 रुपए है, 1 यूनिट का खर्च 1.5 रुपए है, तो महीने का बिजली बिल बताइए। तो इसको 1.5 से गुना कर देंगे बेटा। एक महीने में इतनी खपत हो रही है, 1 यूनिट का मूल्य है 1.5 रुपए, तो इसको 1.5 से गुणा कर देंगे तो बिजली बिल निकल आएगा आपका कि एक महीने में आपके खपत के अनुसार कितना आप लोग को भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों के सवाल को हल कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। विद्युत और चुंबक का चैप्टर तो वाकई ही बहुत सरल होता है। मैं बहुत दिनों में क्लास लेने आ रहा हूँ, क्योंकि आप लोग तैयारी नहीं कर रहे थे ठीक से। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तैयारी नहीं करोगे प्रॉब्लम आपको होगी। आगे प्रतिरोधों का संयोजन दिया है, जिसको हम पढ़ चुके हैं। श्रेणी क्रम में संयोजन और समांतर क्रम में संयोजन हम पढ़ चुके हैं। उससे संबंधित न्यूमेरिकल दिया होगा तो देख लेते हैं। इसमें एक प्रश्न दिया है, आर प्रतिरोध के एक तार को 10 बराबर भागों में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन का प्रतिरोध कितना होगा। तो आर प्रतिरोध के तार को उदाहरण दिया बेटा पेज नंबर 220 में। आर प्रतिरोध के तार को 10 बराबर भागों में बांटने पर, बराबर भागों में बांटने पर एक भाग का प्रतिरोध बराबर होगा बेटा आर बटा 10, 10वां हिस्सा हो जाएगा। तार को तोड़ोगे प्रतिरोध भी टूट जाएंगे आपके। अब इन टुकड़ों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है।
ठीक है ना। अतः इन टुकड़ों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समूहन का तुल्य प्रतिरोध बराबर हो जाएगा बेटा R/N सूत्र होता है, इसको R डैश कर देता हूं या छोटा r कर देता हूं। R की जगह R/10 हो जाएगा और 10 टुकड़ों को जोड़ रहे हो तो R/100 आएगा, इतना ओम आएगा बेटा। अब ये सूत्र कहां से आया सर? तो मैंने श्रेणी और समांतर क्रम समूहन बताया था। श्रेणी क्रम समूहन में आप लोग जानते हैं बेटा R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यदि तीनों प्रतिरोध एक जैसे हों तो ये 3 से गुणा हो जाएगा, इसको छोटा r कर दो तो एक जैसे हो तो जुड़ जाएंगे बेटा, और एक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो NR हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम समूह में एक जैसे प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो n से गुणा हो जाएगा। अब समांतर क्रम में देखो 1/r = 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। मान लीजिए कि ये तीनों प्रतिरोध एक जैसे हैं समांतर क्रम समूहन में, तो लघुत्तम R आएगा बेटा 1 2 3 हो गया, तो R बराबर आ गया बेटा R/3। तो समांतर क्रम समूहन में एक जैसे प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध का संख्या वाला भाग चला जाएगा। वही सूत्र बनाया मैंने R/N करके, ठीक है। और श्रेणी क्रम में करेंगे तो संख्या से गुणा हो जाएगा, कहीं लिख सकते हो। समान प्रतिरोध को R मान के समान प्रतिरोध के N प्रतिरोध को R मान के N प्रतिरोध को श्रेणी क्रम जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध आएगा NR, और समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध आएगा क्या? R/N। तो एक जैसे मान होता है, फटाफट निकालने का ये काम होता है, ठीक है। तो वहां पे अपन हल नहीं कर पाए थे, यहां बता दिए। अब हम बात करेंगे किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो जाहिर है बेटा सेल में विद्युत अपघटनी सेल होगा यहाँ पे, या जो भी सेल है, सेल में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच विद्युत अपघट्य होता है और विद्युत अपघट्य का कुछ प्रतिरोध होगा जो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करेगा। तो ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जब सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या सेल से विद्युत धारा ली जाती है, अब दोनों बात क्यों बोल रहा हूँ, विद्युत अपघटनी सेल हुआ तो विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, और विद्युत रासायनिक सेल हुआ तो विद्युत धारा लोगे। मैं रसायन में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जब विद्युत धारा या आवेश का प्रवाह होता है तो विद्युत अपघट्य द्वारा इस प्रवाह का विरोध किया जाता है, जिसको अपन कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो आप लोग प्रश्न बनाएंगे, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, ठीक है। हो गया। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध की बात करेंगे तो मैंने बता दिया, किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित विद्युत अपघट्य द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डाला जाता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, पहला हो जाएगा बेटा विद्युत अपघट्य की सांद्रता। तो सीधी सी बात है, विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ेगी तो विद्युत धारा यानी कि आवेश के प्रवाह में रुकावट भी बढ़ेगा, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात कर सकते हैं दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो बीच में ज्यादा विद्युत अपघट्य आएगा, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बुक से देख के लिख लेना, इसलिए मैं नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है। तीसरा पॉइंट ज्ञात कर सकते हो, विद्युत अपघट्य में डूबे
इलेक्ट्रोड का प्रभावी क्षेत्रफल। तो बेटा विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोड का प्रभावी क्षेत्रफल अधिक होगा तो आप लोगों का सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कम हो जाएगी, तो या उसको जाने के लिए मार्ग ज़्यादा हो जाएगा। वैसे ही बेटा क्षेत्रफल प्रतिरोध है क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल अधिक होने से सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। चौथा देखेंगे ताप पर, तो ये सेम आपका अर्धचालक जैसे है, आप लोग अर्धचालक में देखे हैं ताप बढ़ाने से अर्धचालकों का प्रतिरोध कम होता है परंतु चालक कब बढ़ता है, और इसी प्रकार ताप बढ़ाने से विद्युत अपघट्य में ताप बढ़ाएंगे तो विद्युत अपघट्य की सांद्रता कम होगी बेटा, आयनों की गति बढ़ेगी ताप बढ़ाने से, यानी कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। तो 4 घटक बताया, विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने से बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने से बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ाने से कम हो जाएगा और ताप बढ़ाने से बढ़ जाएगा। ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है जिसके बारे में आपको क्वेश्चन करना है। मैं फिर क्वेश्चन बता रहा हूँ, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। अब कल की क्लास में हम लोग सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक देखेंगे, साथ में अपन विद्युत वाहक बल और विभवांतर के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ।